प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मीन्स इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इलास्टिसिटी के बारे में ये बात हो रही है। प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। विकृति, स्ट्रेन। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि स्मॉल l होती है तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल, यहाँ पे देखते हैं, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होती है विकृति, या प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू ई एक नियतांक है और इज इक्वल टू प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, कैपिटल वाई। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आप एक बार इसे देख लीजिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल के कहते हैं। अपरूपण विकृति शेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक एन यानी कि नीटा कहते हैं, जो कि हमने इससे पहले देखा था। सरल आवर्त गति। आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कांपनिक गति कहते हैं, कंपन वाली गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है, एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n इज इक्वल टू L अपॉन t होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, दूसरा, उसका त्वरण शून्य हो जाता है, तीसरा, वेग अधिकतम होता है, चौथा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, पांचवा, स्थित ऊर्जा
शून्य होती है जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। दूसरा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक यानी कि बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल, यहाँ पे एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। T = 2π√L/g, जहाँ L का मतलब है डोरी की प्रभावी लंबाई लेंथ और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। निष्कर्ष इसका निकलता है, पहला, जब यहाँ पे T अनुक्रमानुपाती है √L के, अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई अगर कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। कोई लड़की झूला झूलते झूलते अगर खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो होगी वो घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा और झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। T अनुक्रमानुपाती √L/h, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण g = 0 हो जाएगा, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी, और सर्दियों में L उसकी लेंथ कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 गुना है। तरंग अगला पॉइंट है, टॉपिक है। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग मतलब वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव्य अथवा गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यहाँ पे अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं।
सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, यह उदासीन होता है, यह अनुप्रस्थ होता है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होते हैं, इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तरंग गति, वेव मोशन, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। कौन कौन सी हैं इनमें? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, पराश्रव्य तरंगें। आयाम, एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। लैम्डा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो सपिंडनों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल = आवृत्ति × तरंग दैर्ध्य, या आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगें। पहला है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगें, खोजकर्ता और तरंग दैर्ध्य परिसर, आवृत्ति, इनके परिसर में कितने हैं और इनका उपयोग क्या क्या है। तो पहला है गामा किरणें, खोज करता है पॉल विलार्ड। तरंग दैर्ध्य परिसर एक बार आप यहाँ देख लीजिए, और आवृत्ति परिसर है इनकी, ये भी आप देख लीजिए। इनका उपयोग देखते हैं। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक है, याद रखिएगा गामा किरणों की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। दूसरा है एक्स किरणें, रॉन्जन, इसके खोज करते हैं। तरंगदैर्ध्य परिसर देख लीजिए, आवृत्ति परिसर देख लीजिए। इसका उपयोग है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें, रिटर ने इसकी खोज की थी। तरंगदैर्ध्य परिसर और आवृत्ति परिसर देख लीजिए। सिकाई करने, इसका उपयोग किस किस के लिए है? सिकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, और नेक्स्ट है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दृश्य विकिरण, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति परिसर देख लीजिए। उपयोग है, इसमें हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। अवरक्त विकिरण, हर्शल ने इसकी खोज की थी। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति परिसर देख लीजिए, ये उपयोग में हैं इसके। ये किरणें उसमें विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। अवरक्त किरणों का उपयोग। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्जियन तरंगें। लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्जियन तरंगें, इनकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। तरंगदैर्ध्य परिसर देख लीजिए और आवृत्ति परिसर देख लीजिए।
उपयोग है इनका रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने इनकी खोज की थी और इनका तरंगदैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर देख लीजिए एक बार। रेडियो और टेलीविज़न में इनका उपयोग होता है। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। 10⁻³ m से 10⁻² m की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर अवश्रव्य तरंगें इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता, याद रखिएगा। अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज के नीचे की होती हैं और इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ऑडिबल मीन्स जिन्हें हम सुन सकते हैं वो हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति वाली तरंगें, इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सिटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, यहाँ पे इनके उपयोग दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला है संकेत भेजने में, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चौथा कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, पांचवा है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, छठा है गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इनका उपयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसका। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 m/s तथा जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल
61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। पहला है प्रबलता, दूसरा तारत्व, तीसरा गुणता। प्रबलता लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तारत्व यानी कि पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी, ग्रेव या पतली, श्रिल कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि पतली होती है। याद रखिएगा, ध्वनि का तारत्व अधिक होने पर ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है। आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि मोटी यानी कि ग्रेव होती है। गुणता क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है, जिसे डी कैपिटल बी से भी दिखाते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। यहाँ पे एक और चीज़ छूट गई थी, उसे थोड़ा देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। माध्यम और ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। वायु में 332 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन में 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस में 405, अल्कोहल में 1213 और उसके बाद नेक्स्ट है जल में 1483, समुद्री जल में 1533, पारा में 1450, कांच में 5640, एल्युमिनियम में 5640 कांच का है, एल्युमिनियम का 6420 और लोहे का है 5130 मीटर पर सेकंड। अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रबलता लॉग दिया गया है, जहाँ प्रबलता अनुक्रमानुपाती लॉग, जहाँ आई जो है वो ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर, तो यहाँ प्रबलता है और यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता है। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि प्रबल है या नहीं, ये तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता और ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है।
प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है और ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता है। अगला यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी कि 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद। रेजोनेंस जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला फेज में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर्स इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग। शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं।